Assalamu alaikum students, welcome to Hana classes. If you have not subscribed the channel, please subscribe it and don't forget to press bell icon button so that you will get the notifications of all new uploaded videos. अब हम यहाँ पर नया जो टॉपिक है बरके रवा, जो तीसरा सबक हम पढ़ रहे हैं बरके रवा, जिसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे, तो इसका हम नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं। हमने इसके अंदर पढ़ा था आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कि आज़ाद इलेक्ट्रॉन किस तरह से होते हैं और किसे कहते हैं। धाती मौसिल के हर जौहर में एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ढीली बंदिश में होते हैं। तो यही ढीली बंदिश वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। ये हमने यहाँ पर देखा है। इसके बाद हमने देखा था कि किस तरह से तार से बरकी रो गुज़रती है और बहती है। किसी भी तार से बरकी रो किस तरह से बहती है और गुज़रती है। जब कोई तार सुकूनी हालत में होती है तो उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बेतरतीब तरीके से किसी भी सिमत में हरकत करते हैं। लेकिन अगर वही तार को अगर हम किसी या फिर किसी मौसिल को हम किसी बैटरी से जोड़ते हैं तो उस वक्त यहाँ पर जो बरकी रॉ है वो बरकी कवा का फ़र्क पैदा होता है इसके अंदर, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कम बरकी कवा वाले इलेक्ट्रॉन्स जो सीरा है बरकी कवा वाले सीरे से यानी कि निगेटिव से फ्लो होना शुरू होते हैं और वो ज़्यादा बरकी कवा वाले फ़र्क के सिरे की तरफ बहते हैं। तो यहाँ पर एक तरतीब होती है उनकी नेगेटिव से पॉजिटिव की जानिब, इस तरह से उनकी हरकत होती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो इस तरह से हमने देखा था, और यही इलेक्ट्रॉन का जो बहना है उसे हम बरकी रॉ कहते हैं। ठीक है, और बरकी रॉ का ज़ाब्ता देखा था हमने, I बराबर Q/T, यानी कि कितना चार्ज लेकर जा रहा है वो इलेक्ट्रॉन और कितने वक्त में, इकाई वक्त में। तो इकाई कूलम ये है और इकाई वक्त यहाँ पर बताया गया है। और हर एक इलेक्ट्रॉन पर कितना बरकी बार होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना इसके पास बरकी बार होता है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि इसकी एसआई निज़ाम में इसकी इकाई क्या है। तो एसआई निज़ाम में इसकी इकाई जो है वो एम्पियर है। ठीक है, जो करंट की इकाई है वो एम्पियर है। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर जो मज़ाहमत है वो मज़ाहमत और ओहम का कानून हमने देखा था कि मज़ाहमत किसे कहते हैं और ओहम का कानून भी क्या है। तो ओहम का कानून दो चीज़ों पर मुनहसर है, एक I और V। V जो होता है वो बरकी कवा का फ़र्क है, बरकी कवा का फ़र्क, और जो I है ये I, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम करंट कहेंगे, मतलब बरकी रॉ कहेंगे। ठीक है, तो बरकी रॉ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बरकी कवा के फ़र्क पर, यानी कि जो बरकी रॉ रास्त तनासुब में होती है बरकी कवा के फ़र्क। यानी कि अगर करंट बढ़ रहा है तो बरकी कवा का फ़र्क बढ़ेगा, या फिर अगर बरकी कवा का फ़र्क बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ेगा, और अगर बरकी कवा का फ़र्क कम है तो करंट भी यानी बरकी रॉ भी उसमें से कम बहेगी। तो इस तरह से यानी कि कितना वोल्ट, जैसे हम बल्ब वगैरह लेकर आते हैं तो कितने वोल्ट का है तो इसके ऊपर डिपेंड है। कम वोल्ट का रहेगा तो कम उसके अंदर से बरकी रॉ गुजरेंगी, ज़्यादा वोल्ट का है तो ज़्यादा बरकी रॉ गुजरेगी। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब रास्त तनासुब में है। तो अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ना है, और अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी भी चीज़ कम होनी है, तो उसे हम रास्त तनासुब कहेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि मज़ाहमत और मज़ाहमियत क्या है। हम देखते हैं कि मज़ाहमत का जो मतलब होता है कि रुकावट। मज़ाहमत का एग्जैक्टली मतलब जो होता है वो रुकावट है। तो मज़ाहमत यानी क्या, तो जो हमारे पास जो मौसिल है तो उस मौसिल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनके आयन के अंदर कभी कभी तसादुम पैदा होता है। जो आयन्स है, जवाहर या आयन होते हैं, उनसे मुतसादिम होते हैं। मुतहरिक इलेक्ट्रॉन जो है उनकी राह में आने वाले जो जवाहिर या आयन्स होते हैं उनसे मुतसादिम होते हैं,
तो इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं, किन से टकराते हैं, इलेक्ट्रॉन्स किन से टकराते हैं या फिर मुतसादिम होते हैं, किससे मुतसादिम होते हैं, तो उनके रास्ते में और राह में आने वाले जवाहिर या फिर आयन से मुतसादिम होते हैं। तो ये जो मुतसादिम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के बहाव में रुकावट पैदा होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बहाव में इसकी वजह से रुकावट पैदा होती है, इलेक्ट्रॉन को बहने में तकलीफ़ होती है और इसके अंदर रुकावटें पैदा होती है इलेक्ट्रॉन के बहने में। तो इसी को हम क्या कहते हैं, और इसी खासियत को हम मज़ाहमत कहेंगे। याद समझ में आया आप लोगों को कि मज़ाहमत किसे कहते हैं, कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब किसी तार से बहते हैं, मुतहर्रिक इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, मुतहर्रिक मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हरकत कर रहे हैं, तो जो मुतहर्रिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टकराते हैं, मुतसादिम होते हैं। किससे मुतसादिम होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के राह में जो आने वाले जवाहिर या आयन होते हैं उनसे टकराते हैं, मुतसादिम होते हैं। और ये इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के बहाव में रुकावट पैदा होती है और इसी खासियत को हम क्या कहेंगे, मज़ाहमत कहेंगे। इसी खासियत को हम, ये जो पूरी खासियत है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है, बहने में रुकावट हो रही है, उसे हम मज़ाहमत कहेंगे। क्या कहेंगे, मज़ाहमत। समझ में आया। यानी कि यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन के बहाव में जो रुकावट होती है उसे मज़ाहमत कहते हैं। इन शॉर्ट हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन के बहाव में होने वाली रुकावट को मज़ाहमत कहते हैं। आया बात समझ में, मज़ाहमत किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के बहाव में होने वाली रुकावट को मज़ाहमत कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि मज़ाहमियत किसे कहते हैं। मज़ाहमत समझ में आया। मज़ाहमत यानी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो मुतहर्रिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो जब हरकत करते रहते हैं तो इनके रास्ते में क्या होते हैं, आयन और जवाहिर क्या होते हैं, मुतसादिम होते हैं, मतलब टकराते हैं। तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के बहने में रुकावट पैदा होती है और इसी खासियत को हम मज़ाहमत कहेंगे। इसके बाद हम देखते हैं मज़ाहमियत किसे कहते हैं। ठीक है, किसी खास दर्जे हरारत पर मौसिल की मज़ाहमत उसकी मादे की लंबाई L और अर्जी तराशे के रकबे पर मुनहसर होती है। यानी कि किसी भी मौसिल की जो मज़ाहमत है R, मज़ाहमत मतलब R, किन दो चीज़ों पर होती है, तो एक तो उसकी जो मौसिल की लेंथ पर, यानी मौसिल कितनी लंबाई का है उसके ऊपर, और दूसरा कि उसके अर्जी तराशे की। अर्जी तराशे मतलब जैसे कि समझो मेरे पास ये एक इस तरह का मौसिल है, तो ये जो मौसिल है इसका जो ये एरिया है ना, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसको बोलते हैं, इसको कट करें हमने तो यहाँ पर इस तरह से बनेगा, है ना, इसको यहाँ से कट कर इस तरह से बनेगा। यानी कि ये कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो ये एरिया और उसकी लंबाई की, वो कितने लंबाई का मौसिल है, तो इस पर मज़ाहमत का इन्हिसार होता है। यानी मज़ाहमत जो होती है, R मतलब मज़ाहमत, तो मज़ाहमत दो चीज़ों पर मुनहसर होती है, एक तो मौसिल की लंबाई पर और मौसिल के अर्जी तराशे के रकबे पर मुनहसर होती है। तो हम देखते हैं, आइए हम देखते हैं कि वो किस तरह से मज़ाहमत लेंथ पर मुनहसर होती है और मज़ाहमत एरिया पर मुनहसर होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी मज़ाहमत है वो रास्त तनासुब में होती है उसकी लंबाई की, यानी कि जो मज़ाहमत रहेगी वो लंबाई के रास्त तनासुब में होगी। अब इसका रास्त का क्या मतलब होता कि ये जो रास्त जो है इसका मतलब होता है कि अगर लंबाई बड़ी है, अगर बड़ी तार है तो उसमें मज़ाहमत ज़्यादा होगी, और अगर तार छोटी है तो उसमें मज़ाहमत कम होगी। यानी कि ये डायरेक्टली इनका रिलेशन होता है। दूसरा है कि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब अर्जी तराशे के रकबे के रास्त तनासुब में नहीं होता, ये जो है इन्वर्स तनासुब में होता है। तो इसको माकूस जिसको बोलेंगे हम उर्दू में, तो R ये माकूस तनासुब में होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया की। यानी कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, यानी कि अगर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इस तरह से ज़्यादा है
तो फिर उसकी जो मज़ाहमत है यानी कि इलेक्ट्रॉन के बहाव की जो रुकावट है वो कम होगी, और अगर उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कम है तो इलेक्ट्रॉन के बहाव की रुकावट क्या होगी, ज़्यादा होगी। समझ में आ रहा है यहाँ पर? तो जो माकूस का मतलब है कि अगर एरिया बढ़ रहा है तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि देखो एक हमारे पास पैसेज है, हाँ, अब वो पैसेज में से अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स जाने लगे तो क्या होगा, वहाँ पर अगर समझो छोटा पैसेज है, छोटे विड्थ का पैसेज है, और उसमें से हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को भेज दिया तो क्या होगा, वहाँ पर ज़्यादा गर्दी होगी, है ना। तो इसका वैसा ही मतलब है कि अगर हमारे पास एरिया छोटा है और हमने उसमें बहुत सारे, तो वहाँ पर गर्दी ज़्यादा होने का चांसेस है। अच्छा, वही अगर उतनी ही स्ट्रेंथ है और अगर एरिया ज़्यादा रहेगा, बड़ा एरिया रहेगा, क्रॉस सेक्शनल विड्थ बड़ी रहेंगी पैसेज की, तो वहाँ पर वो आसानी से जा सकेंगे, है ना। तो इसलिए हम वहाँ इस तरह से बोलेंगे वहाँ पर क्या हो, मज़ाहमत कम हो जाएगी। तो ऐसा ही यहाँ पर है कि अगर एरिया छोटा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा है, तो वहाँ पर मज़ाहमत ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होंगी, इलेक्ट्रॉन्स के जो तसादुम है वो ज़्यादा होगा। और अगर एरिया बड़ी है तो बहुत ज़्यादा एरिया यहाँ पर, तो एरिया का तसादुम कम होगा। आई बात समझ में? तो इस तरह से इन दोनों का रिलेशन होता है। तो इसका मतलब हम एक डायरेक्टली ऐसा बताते हैं L/A। अगर ये हम निकालते हैं इसका साइन, तो यहाँ पर आ जाता है रो इज इक्वल्स टू रो L/A। तो ये जो रो है, ये ऐसा रो का साइन, इसको ही हम मज़ाहमियत कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? मज़ाहमियत कहते हैं। ये मुस्तकिल है तनासुब है, और इसी को हम क्या कहेंगे, मज़ाहमियत कहेंगे। आई बात समझ में? मज़ाहमियत की भी इकाई ओहम मीटर है। एक्चुअल में जो मज़ाहमत है उसकी इकाई सिर्फ ओहम रहती, मज़ाहमत की आर की इकाई सिर्फ ओहम रहती, लेकिन इसकी ओहम मीटर रहेगी। क्या रहेगी? ओहम और मीटर, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि इस तरह से अगर हम लेकर जाते हैं तो लेंथ और एरिया तो स्क्वायर में होता है, तो एक एक कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ ओहम मीटर बच जाएगा। तो इस तरह से इसकी जो यूनिट है वो ओहम मीटर होगा। और मज़ाहमियत मादों की इम्तियाजी खासियत होने की वजह से मुख्तलिफ मादों के लिए डिफरेंट होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बरकी जो दौर है वो किस तरह से होता है, और इसके अंदर किस तरह से डिफरेंट आले इस्तेमाल किए जाते हैं। और जैसे कि तुम्हारे टेक्स्ट बुक में बताया हुआ है, पेज नंबर 36 पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अज्जा दिए हुए हैं कि बरकी खाना किस तरह से होता है और उसकी अलामत कैसी है और उसका इस्तेमाल क्या है। तो मौसल के सिरों के दरमियान बरकी का वाक़ा फ़र्क मुहैया करना, तो ये उसका इस्तेमाल है। उसी तरह बैटरी या सेल के बारे में बताया है, कुंजी के बारे में बताया है, बंद कुंजी जो बंद स्विच होता है वो किस तरह से होता है। तो इस तरह से पूरे वोल्ट मीटर तक तुमको उसके सिंबल्स और शक्लें और उसके इस्तेमालात दिए हुए हैं। तो गो थ्रू दैट, बहुत अच्छा है, उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है मौसिल और हाजिज के बारे में। मौसिल और हाजिज, देखो दो चीज़ें हैं यहाँ पर वो याद रखनी है, मौसिल है और एक हाजिज है। आप लोगों को समझ में आया मज़ाहमत किसे कहते हैं और मज़ाहमियत किसे कहते हैं? बहुत सिंपल है, आप लोगों को अच्छी तरह से याद रखना है कि मज़ाहमत को आर से ज़ाहिर करते हैं, मज़ाहमियत को रो से ज़ाहिर करते हैं। मैं यहाँ लिखती हूँ, मज़ाहमत को हम आर से ज़ाहिर करेंगे और जो मज़ाहमियत होती है उसको हम इस तरह से रो से ज़ाहिर करें। इसकी जो इकाई है वो सिर्फ ओहम है और इसकी इकाई ओहम मीटर है, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो मैं कह रही हूँ वो मौसिल और हाजिज होता है। मौसिल, तो मौसिल जो होता है तो इसके अंदर एग्जैक्टली आप लोगों को जिन अशिया की बल्कि मज़ाहमत इंतहाई कम होती है, देखो अगर मज़ाहमत बहुत ही कम है तो उन्हें हम मौसिल कहते हैं। इसका क्या मतलब है? जिन अशिया की बल्कि मज़ाहमत, जिन अशिया की बल्कि मज़ाहमत बहुत कम होती है उसे मौसिल कहते हैं। देखो मज़ाहमत बहुत कम का क्या मतलब है कि उसके अंदर जो रुकावट है वो ज़्यादा होती ही नहीं।
مطلب بہت کم رکاوٹ، جس کی وجہ سے برقی رو کے گزرنے میں آسانی ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہا؟ اگر برقی مزاحمت بہت کم ہے، اگر برقی مزاحمت بہت زیادہ کم ہے برقی ایکچوئل میں مزاحمت کا مطلب کیا ہے کہ الیکٹران کے اندر جو رکاوٹ ہوتی ہے نا، برقی رو بہنے میں جو مشکلات ہوتی ہیں، جو الیکٹرانز کی تصادم کی وجہ سے جو رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، اس کو ہم الیکٹران کے بہنے میں مشکلات آتے ہیں، تو اسے ہم یہ کہتے ہیں. تو یہاں پر برقی مزاحمت بہت کم ہوتی ہے، یعنی کہ یہاں پر ٹکراؤ زیادہ نہیں ہوتا الیکٹرانز کا، اور جو یہ آئنس ہوتے ہیں، جواہر ہوتے ہیں، ان کے درمیان جو ٹکراؤ ہے وہ بہت ہی کم ہوتا ہے، مزاحمت بہت کم ہوتی ہے نا، اس کا مطلب ٹکراؤ بہت کم ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے برقی رو آسانی سے گزر سکتی ہے، مطلب اس کو جانے کے لیے آسانی سے جگہ ملتی ہے، مطلب ڈسپلن کے ساتھ جاتے ہیں، وہ کسی سے ٹکراتے نہیں ہیں. تو الیکٹرانز پراپرلی ڈسپلن سے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب جو برقی رو ہے وہ بھی آسانی کے ساتھ گزرتی ہے، تو اسے ہم موصل کہتے ہیں. تو ایسی اشیاء جن کی برقی مزاحمت بہت کم ہوتی ہے اسے ہم موصل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یاد رکھنا ہے ان میں سے برقی رو آسانی سے گزرتی ہے. دوسرا ہم دیکھنے والے ہیں وہ ہے حاجز. ٹھیک ہے، ابھی حاجز کا اس کا اپوزٹ، یعنی جن اشیاء کی جو برقی مزاحمت ہے بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ یہاں پر جو برقی مزاحمت ہے زیادہ ہوگی. برقی مزاحمت زیادہ کا کیا مطلب ہے کہ جس کے اندر بہت زیادہ رکاوٹ اور الیکٹرانز کا بہت زیادہ تصادم، اور جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے برقی رو کے بہنے میں بہت مشکلات ہوتی ہیں، مطلب بہت کم برقی رو اس میں سے گزرتی ہے. تو اس ٹائپ کے جو اشیاء ہوتی ہیں اس کو ہم حاجز کہتے ہیں، کیونکہ اس میں سے برقی رو گزرتی ہی نہیں ہے، بہت کم مائنیوٹ جس کو بولیں گے نا، ایک دم کم، نیگلیجیبل، اتنی وہ اس کے اندر سے برقی رو گزرتی ہے، تو انہیں ہم حاجز کہیں گے. موصل کسے کہتے ہیں کہ جسم کی برقی مزاحمت بہت کم ہوتی ہے، اور برقی مزاحمت کم کا کیا مطلب ہے کہ برقی مزاحمت کم مطلب کہ اس کے اندر کی جو الیکٹرانز ہے ان کا تصادم کم ہوتا ہے آئن کے ساتھ میں، اور اگر تصادم کم ہوا، ٹکراؤ کم ہوا، اس کا مطلب وہاں پر برقی رو کو گزرنے میں آسانی ہے. لیکن اگر برقی مزاحمت زیادہ ہے جس کے حاجز کے اندر ہوتی ہے، تو زیادہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں پر تصادم بہت زیادہ ہے، اور اگر تصادم بہت زیادہ ہے، بھیڑ بہت زیادہ ہے، تو وہاں سے گزرنا آسان نہیں ہے برقی رو کو، تو برقی رو وہاں سے آسانی سے نہیں گزرتی، اس لیے اسے ہم حاجز کہتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ تو اتنا اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے آپ لوگوں کو. ہم نے ابھی پھر سے آزاد الیکٹران دیکھا، تار کے اندر سے برقی رو کس طرح سے بہتی ہے دیکھا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہاں پر کس طرح سے مزاحمت کسے کہتے ہیں، مزاحمیت کسے کہتے ہیں، موصل اور حاجز کے بارے میں ہم نے آج یہاں پر پڑھا ہے. ٹھیک ہے، تو جتنا بھی ہو چکا ہے اس کو اچھی طرح سے پڑھنے کی اور لرن کرنے کی اور یاد رکھنے کی کوشش کیجیے. اور اگر آپ لوگوں کو میرا ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کیجیے. اللہ حافظ اینڈ گڈ بائی.